संघ लोक सेवा आयोग जिन जिन गुणों की अपेक्षा करता है किसी अभ्यर्थी में, जिसकी वजह से वह सिविल सर्विसेज सेवाओं में लिए जाएंगे, वो अच्छे खासे हैं। उनमें से कुछ जो विशेषताएं हैं वह चली आती है: उनकी समझ, उनकी बुद्धि, उनकी तत्परता, उनके मूल्य और उनकी विद्वता। ये चारों तत्व अलग अलग हैं, लेकिन चारों तत्व एक साथ मिले हुए भी हैं। बुद्धि का अर्थ होता है कि वास्तविक रूप में उनके पास में सूचनाओं के बारे में, उन्हें लेने के बारे में, उनके बारे में उनकी समझ अच्छी होती है या नहीं। अब इस बुद्धि का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? कैसे मालूम चल पाता है कि किसी विद्यार्थी में बुद्धि है या नहीं है? सबसे पहली बात आती है उसमें, वह होती है उनकी जागरूकता। और आप ऐसे समझ सकते हैं कौतूहलपन, क्यूरियोसिटी, कितनी जिज्ञासा है उनके पास में। अगर यह जिज्ञासा आपके पास में बरकरार है तो आपके पास में समझ हमेशा बेहतर होगी। समझ अपने वातावरण की, समझ अपने लोगों के बारे में, समझ अपने आसपास के पर्यावरण की। और अगर ये समझ आपके पास में अच्छी होगी तब आपकी प्रेक्षण शक्ति भी अच्छी होगी। प्रेक्षण शक्ति मतलब ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, प्रेक्षण कर पाएंगे कि आप जिस जगह पर भी हैं, जिन लोगों के पास में भी हैं, जिन परिस्थितियों में भी हैं, उन सभी परिस्थितियों की अवस्था क्या है। जब प्रेक्षण शक्ति आपकी अच्छी होगी तो जाहिर है आप बहुत अच्छे लर्नर होंगे। लर्नर का मतलब हो जाता है कि आप बहुत अच्छे सीखने योग्य व्यक्ति होंगे। और सीखने योग्य जो व्यक्ति होता है वो कहाँ से सीखता है? वह प्रेक्षण से सीखता है, वह सीखता है बातचीत से सीखता है, वह सीखता है पढ़कर तो सीखता है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जिसे देखकर वह सीखता नहीं है। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उसमें सीखने की ऐसी अदम्य इच्छा होती है और वह सीख भी पाता है, और सीखने की तत्परता, सीखने की विद्वता उसकी बहुत ही अधिक होती है। साथ ही साथ वो बहुत सारे तथ्यों को, बहुत सारे बातों को मिलाकर उनका अंतर संबंध भी जोड़ सकता है। यह अंतर संबंध जोड़ने की स्थिति विद्यार्थी में होनी चाहिए, तभी ऐसे विद्यार्थियों को सिविल सेवा में लिया भी जाता है। ऐसा हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी तथ्यों पर ही ध्यान दें, लेकिन दो तथ्यों को जो आपस में संसर्ग रहते हैं, जो आपस में संबंध रखते हैं, उन्हें वह जोड़कर एक नया निष्कर्ष निकाल पाने की स्थिति में नहीं हो तो उनकी क्षमता में कमी आ जाती है। दूसरी बात आती है तत्परता। आप ऐसे समझिए कि तत्परता का अर्थ हो जाता है कि उनकी कार्य करने से संबंधित उनकी नैतिकता, वर्क एथिक्स क्या है, एम्पैथी, लोगों के बारे में वो महसूस कर पाते हैं या नहीं, पर्यावरण के बारे में महसूस कर पाते हैं या नहीं। वह कहाँ प्रतिबिंबित होता है? किसी विद्यार्थी में वह कहाँ प्रतिबिंबित होगा? तो वो होगा उसके उत्तरदायित्व की भावना में। उत्तरदायित्व की भावना उन्हीं लोगों में होती है जिनमें कि स्वावलंबन होता है, जिनमें कि अपने बारे में समझ बहुत अच्छी होती है, और यह वास्तविक रूप में यह नेतृत्व का एक गुण भी होता है। नेतृत्व का गुण इसलिए होता है क्योंकि अगर यह नेतृत्व का गुण नहीं होगा तो कोई भी विद्यार्थी किसी भी उत्तरदायित्व को लेकर उसे अंतिम चरण तक नहीं पहुंचा सकता है। आत्मसम्मान उन्हीं लोगों के पास में होता है जिनके पास में उत्तरदायित्व की भावना होती है, और उत्तरदायित्व की भावना भी उन्हीं के पास में होगी किसी न किसी रूप में, जिनके पास में आत्मसम्मान बहुत ही अधिक होता है। अहंकार नहीं, आत्मसम्मान, और दोनों में मौलिक अंतर होता है। अब ये कहाँ प्रतिबिंबित होता है? उसके लेखन में। ये कैसे जाना जा सकता है? तो ये एथिक्स में जाना जा सकता है, पेपर 4 में जाना जा सकता है, इंटरव्यू में जाना सकता है, आपके लेख में जाना सकता है। जब आपको कुछ केस स्टडी दिए जाते हैं उन स्थानों पर भी इसे जानने की महत्ता बढ़ जाती है। तीसरा पहलू आता है जिसे हम लोग कहते हैं मूल्य। मूल्य का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति कितना ईमानदार है। कोई भी व्यक्ति के लिए प्रायोरिटी क्या है, वो किन बातों को पहले रखता है। क्या वह देश को पहले रखता है या खुद को पहले रखता है? क्या वह जो सामान्य बातें हो सकती हैं, जो व्यवहारिकता की बातें होती हैं, उनके साथ में वह कुछ धागाओं को जोड़ सकता है या नहीं जोड़ सकता है। तो अगर आपके पास मूल्य हैं तो आप
हमेशा देश को पहले रखेंगे, हमेशा अपने कार्य को पहले रखते हैं, हमेशा अपने आत्मसम्मान को पहले रखते हैं, हमेशा अपनी ईमानदारी को पहले रखते हैं। और ऐसे व्यक्ति ये होते हैं जिन्हें कि अगर आप करोड़ रुपया भी देंगे तब भी अपने चरित्र का पतन करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। उनकी जान भी ले लेंगे तब भी वह नहीं करते हैं। ऐसा नहीं क्योंकि वो बहुत अधिक अपने चरित्र को लेकर चिंतित होते हैं, वो इसलिए कि एक बार उन्होंने अपने चरित्र का पतन कर दिया तो जिंदगी भर अपने चरित्र को क्या जवाब देंगे, खुद को वो क्या जवाब देंगे। आपको ये बात अच्छी तरह से बताई जा सकती है कि फ्रांस में हमेशा जब व्यक्तियों के चुनाव की बात आती है, जब ब्यूरोक्रेसी के नौकरशाहों के चुनाव की बात आती है, तो उस जगह पर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि उस स्थान पर जैसे भारत में प्रतिभा को चुना जाता है, जो बुद्धि का लगभग पर्याय हो सकता है, उन स्थानों पर मूल्यों को चुना जाता है और तत्परता को चुना जाता है। वो लोग समझते हैं कि जिनके पास मूल्य हैं और तत्परता है उन्हें समझाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। जिनके पास सिर्फ प्रतिभा होती है और मूल्य नहीं है तो उस प्रतिभा का उपयोग तो वह बम बनाने में भी कर सकते हैं, उस प्रतिभा का उपयोग वो चोरी करने में भी कर सकते हैं, उस प्रतिभा का उपयोग वो किसी भी तरह के गंदे कार्यों के लिए कर सकते हैं। जिनके पास में मूल्य होते हैं उनके पास में अहंकार भी नहीं होता, अहंग भी नहीं होता है। उनके पास में आत्मसम्मान होता है। आत्मसम्मान का अर्थ होता है कि वो खुद अपने साथ में प्रतिस्पर्धा करते हैं। अहंकार का अर्थ होता है वो दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये मूल्य किसी कोचिंग क्लास में नहीं दिए जाते हैं, कोचिंग क्लास में नहीं मिलते हैं। हाँ, कोचिंग क्लास इन बातों को नष्ट करने का सारा कार्य कर सकते हैं और उसकी सारी बिछात बिछा देते हैं जिससे कि आपकी सारी बातें नष्ट भी हो जाएं। लेकिन आप ऐसा समझें कि यह जो मूल्य हैं वो किसके साथ में आते हैं। यह लगभग आपके पर्याय हैं इन बातों का कि आप किस तरह से रिस्पेक्ट लेते हैं। रिस्पेक्ट मतलब कि आपको कितना सम्मान दिया था, सम्मान के साथ में यह पर्याय होता है। और जब हम लोग बात करते हैं सम्मान, तो सम्मान के साथ में लोकप्रियता भी बात आती है। लोकप्रियता और सम्मान में दोनों में अंतर होता है। लोकप्रिय लोगों को जानते हैं, उसे उतना सम्मान नहीं देते हैं। हो सकता है आपको कम लोग जाने, लेकिन जो लोग भी जाने आपके बारे में इतना बेहतर जाने कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति हमेशा लोकप्रियता के पीछे में लगे रहते हैं उनके चरित्र के बारे में एक प्रश्न चिन्ह हो सकता है, लेकिन जो हमेशा सम्मान के बारे में, सम्मान के लिए लालायित रहता है, उस पर आप ऐसी बातें नहीं सोच सकते हैं। जो ऐसा व्यक्ति रहेगा जिसके पास मूल्य होंगे, उससे इस बात का एहसास भी होता है कि उसने गलती की है। उन गलतियों को वह समझेगा भी, उन गलतियों को वह सुधारेगा भी। और उसके पास में एक और भी बात होती है, जो हमेशा वो किसी को दोष नहीं देता है। दोष देने की भाषा भी उसके पास में नहीं होती है और दोष देने की मनोवृत्ति भी नहीं होती है। अब दोष देने की भाषा जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है। जैसे आप पाएंगे सामान्यतः सभी विद्यार्थियों को बातचीत करते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया, उन्हें ये नहीं आता है, देश नहीं चलाने आता है, लड़ाई लगवाए, झगड़ा, ये सारी दोष वाली भाषाएं हैं। आप सोचिए कि एक देश के प्रधानमंत्री को कितने सारे लोग सपोर्ट करते हैं उन्हें एक निर्णय लेने के लिए। किसी भी स्थान पर वह एक निर्णय लेता है तो उसके पीछे में कितने अधिक कारण होते हैं और कितने लोगों का इनपुट मिला होता है, तब वह जाकर वो अकेले निर्णय नहीं लेता है, वो उतने सारे लोग निर्णय लेते हैं। प्रधानमंत्री को सिर्फ उस बारे में सहमति देनी पड़ती है। और ये जितने भी मूल्य हैं, ये मूल्य कहाँ से आते हैं? आपके लालन पालन से। अगर आपका लालन पालन अच्छा है तो आपके मूल्य भी निश्चित रूप से अच्छे होते हैं। नहीं तो अगर आपने 2-3 महीने के लिए भी कहीं पर कक्षाएं की है, किसी संस्था में रहे हैं, वहां से भी ऐसा आ सकता है। फिर विद्वता। विद्वता का अर्थ होता है कि आप में सही और गलत की पहचान है या नहीं है। आप में ऊंच नीच का भेदभाव केयर करने की क्षमता और उसके अपने आप को ऊपर उठाने की क्षमता है या नहीं है। आपको परिस्थितियों को समझने की क्षमता है या नहीं है। क्या आप लोगों को समझ सकते हैं? क्या आप लोगों की आवश्यकताओं को समझ सकते हैं? क्या आप ज्ञान ले सकते हैं? ज्ञान लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान वही लेता है जो विद्वान होता है। एक कहावत है अंग्रेजी में जिसे कहते हैं व्हेन नॉलेज स्पीक्स विजडम लिसन। मतलब कि जब ज्ञान बोलता है तो विद्वता सुनती है। जितने भी अधिक सुनने वाले विद्यार्थी होते हैं वो सभी विद्वान होते हैं, क्योंकि जो अधिक सुनेगा वो अधिक सीखेगा।
और जो सुनेगा ही नहीं वो सीखेगा भी क्या। तो विद्वता की पहचान कहाँ पर होती है? विद्वता की पहचान होती है कि कहाँ पर कौन सा विद्यार्थी अपने चिंतन का निवेश कर पाता है किसी समस्या का समाधान करने में। अब जो विद्वान होगा वो हमेशा समस्या के बारे में नहीं सोचेगा, वो समस्या के समाधान के बारे में सोचेगा। जो विद्वान विद्यार्थी होंगे अगर उनका लेखन देखेंगे तो उन्होंने किसी भी समस्या के बारे में बात की तो हमेशा बताते हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। उनमें आप एक और भी बात देखेंगे कि उनके नज़रिए का संतुलन, जिसे हम लोग कहते हैं प्रत्यक्षीकरण का संतुलन, मतलब उनका नज़रिया कभी भी बिल्कुल एक सिरे में नहीं जाएगा, कभी बिल्कुल इधर नहीं जाएगा, कभी उधर भी नहीं जाएगा। और वो जिन बातों को बोलेंगे उनको डिफेंड करने की स्थिति में भी रहते हैं, मतलब वह बताने की भी स्थिति में होते हैं कि हमने इस बात को कहा है और यही बात सच है, और वो मरते दम तक उस बात को ठीक भी साबित कर देंगे। साथ ही साथ विद्वता की एक और भी परिभाषा आती है, वह होता है कि कितना लचीलापन है। जिन विद्यार्थियों में लचीलेपन की मात्रा जितनी अधिक होती है वह उतने ही अधिक अपने आप को समायोजित कर पाते हैं। और लचीलापन का मतलब ऐसा नहीं है कि वो ढुलमुल होता है, इधर लुढ़क गया, कभी किसी ने ऐसी बात करी तो उधर चला गया, किसी ने और बात करी तो उधर चला गया। लचीलेपन का मतलब होता है कि वह किसी नए बात को कितना समावेशित कर पाता है, और समावेशित करने के संदर्भ में, समावेशित करने के पूरे प्रक्रिया में वह अपने आप में कितने परिवर्तन भी ला सकता है। अब आप भी ध्यान देंगे कि 4 साल पहले आप जिस रूप में पढ़ाई किया करते थे और अब जो पढ़ाई करते हैं तो दोनों में बहुत ही अंतर है। एक तकनीक से नियंत्रित है, दूसरा मूल्यों से नियंत्रित हुआ करता था। और अगर अपने माँ बाप के साथ में बात करेंगे तो बताएंगे कि उनके समय की पढ़ाई बिल्कुल अलग ही हुआ करती थी। तो यह लचीलेपन का प्रतिबिंब होता है और इन विद्यार्थियों में होता है। तो जिसके बारे में हम लोगों ने बात की कि आपकी समझ, आपकी बुद्धि, आपके मूल्य, आपकी विद्वता और आप कितनी अधिक मात्रा में अपने आप को समायोजित कर सकते हैं अलग अलग परिस्थितियों में, और वो भी तत्परता के साथ में, यही निर्धारित करता है कि आपको सिविल सेवा परीक्षा में लिया जाएगा या नहीं। और इसके लिए उनके चरण होते हैं: लेख, निबंध, इंटरव्यू, और तीसरा एथिक्स का पेपर ही पूरी तरह से इसी पर रहता है।